स्पाइक्स नाम की एक टीम के लिए खेलता है जो एक छोटी सी लीग की टीम है। ये लोग इतना बुरा खेलते हैं कि इनके ग्राउंड के बीच से ट्रेन जाती है और जब भी ट्रेन गुजरती है तो मैच ऑब्वियसली रुक जाता है। एक दिन मॉन्टी ने अपने साथ खेलने वाले अपने बेस्ट फ्रेंड स्पाइक को बताया कि ऑडियंस में एक आदमी उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसका नाम डोनाल्डो है और वो पिछले 3 मैचेस में भी यही कर रहा था। इसलिए मॉन्टी ने सोचा कि भाई तू अपना देख लियो, तेरा भाई तो जा रहा है बड़ी लीग में, जरूर स्काउट होगा ये सुनकर स्पाइक को लगा कि तुम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे, हो सकता है ये आदमी कोई और हो। खैर उस दिन उनकी टीम चमत्कारी तरीके से जीत गई, जिसके बाद वो लोग जश्न मनाने के लिए बाहर गए। मॉन्टी और स्पाइक को 2 लड़कियां मिली जो गेम को काफी एंजॉय कर रही थी और वो उन दोनों से फ्लर्ट करने लगे, उन्हें अपने घर ले जाने के इरादे से। बाहर डोनाल्डो ने अपने बॉस को कॉल किया और मॉन्टी की हरकतों के बारे में बताया। पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा है। उसी वक्त उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स वहां आ गए और जब उन्होंने मॉन्टी और स्पाइक को अपनी बंदियों के साथ देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए। बहस शुरू हो गई और भीड़ का एक हिस्सा समझ गया कि अब तो बात बढ़ने वाली है। एक औरत ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया। जैसा कि हमने सोचा था, दोनों गुटों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से मुक्के बरसने लगे। कुछ लोग तो बस मजे ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग खुद भी लड़ाई में कूद गए। टेबल्स पर लोगों को फेंका जा रहा था और कुर्सियां हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रही थी। अगली सुबह हमने देखा कि मॉन्टी और स्पाइक अभी भी जेल में ही हैं, लड़ाई करने के लिए। उनका कोच चार्ली आया और उसने कहा कि टीम को मैनेज करने वाले उनकी बेल के पैसे नहीं देने वाले। वो दोनों परेशान हो गए कि सीजन का आखिरी मैच मिस हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने समझाया कि मैनेजमेंट वैसे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करती। उनका प्लान है नए और जवान प्लेयर्स को टीम में लेके आना ताकि टीम को नया बनाया जा सके। कुछ घंटों बाद दोनों को कोर्ट ले जाया गया, जहां उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, जैसे मारपीट और प्रॉपर्टी का नुकसान करना। दोनों ने कसम खाई कि वो निर्दोष हैं और जज से बहस करने लगे। जज इरिटेट हो गया और उसने जानबूझकर बेल $3000 पर सेट कर दी। पैसे ना होने की वजह से उन्हें वापस जेल में भेजा जाने वाला था, लेकिन तभी डोनाल्डो वहां आ गया। उसने समझाया कि वो एक बहुत जरूरी आदमी के लिए काम करता है, जो कि बेल्स और फाइन्स दोनों भर देगा। बस शर्त ये है कि दोनों को अपने गुनाह कबूल करने होंगे। मॉन्टी को अभी भी लग रहा था कि डोनाल्डो एक ऐसी टीम के लिए काम करता है जो उसे साइन करना चाहती है, इसीलिए उसने खुशी खुशी वो डील ले ली। इसके बाद डोनाल्डो उन्हें न्यूयॉर्क ले गया। जब वो एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में गए तो स्पाइक डर गया। उसने सोचा कि डोनाल्डो एक अंडरकवर पुलिस वाला है जो कि भेष बदल कर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इस पर डोनाल्डो ने कहा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं किसी टीम के लिए काम करता हूँ। उसने बताया कि मुझे तो एक लॉ फर्म ने ये काम दिया है। इसके बाद तीनों एक बड़े शानदार ऑफिस में पहुंचे और मॉन्टी को अकेले अंदर ले जाया गया ताकि वो वकीलों से मिल सके। ये वकील मॉन्टी के बड़े चाचा रूपर्ट का है, जिनका 1930 के दौर में अपने परिवार से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उस झगड़े के बाद रूपर्ट गायब हो गया और फिर किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। अब सच सामने आया कि रूपर्ट तो देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया था और अब क्योंकि वो पिछले महीने मर गया तो मॉन्टी अब उसका अकेला जिंदा वारिस है। लेकिन रूपर्ट की कुछ खास शर्तें थी। वकील ने एक रिकॉर्ड को प्ले किया जो रूपर्ट ने अपने होने वाले वारिस के लिए छोड़ा था। मॉन्टी ये देखकर हिल गया कि मेरा चाचा गोरा कैसे है, लेकिन रूपर्ट ने पहले ही ये सब सोच लिया था और उसने समझाया कि तुम्हारे दादा की 2 बीवियां थी, एक गोरी और दूसरी तुम्हारे जैसे रंग की। रूपर्ट मॉन्टी से थोड़ा निराश था कि उसने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया और अपनी कहानी बताई कि उसके पिता ने उसे बचपन में कैसे सजा दी थी। खैर अब मॉन्टी को ये दिखाना होगा कि वो सच में इस सब के लायक है। उसे पैसे खर्च करने होंगे एक खास तरीके से। अगर मॉन्टी अपने चाचा की बेशुमार दौलत चाहता है तो उसे एक चुनौती पूरी करनी होगी। उसे 30 दिन के अंदर अंदर $30 मिलियन खर्च करने होंगे, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। 30 दिन बाद उसके पास कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उसके पहने हुए कपड़ों के अलावा। जो भी चीज वो खरीदेगा उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। सिर्फ उससे छुटकारा पाने के चक्कर में वो किसी को भी नौकरी पर रख सकता है, लेकिन उसे काम के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। ये भी नहीं कि एक आदमी को रखा, रोज के 1 मिलियन दे दिए। सिर्फ इसका 5% ही वो दान कर सकता है और सिर्फ 5% का ही जुआ खेल सकता है। पैसे यूं ही किसी को दिए नहीं जा सकते, तोहफा खरीद कर देना भी मना है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को भी इस चुनौती के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुरंत ही बाहर हो जाएगा।
अगर मोंटी को ऐसा लगता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा तो उसके लिए एक और भी रास्ता है। अभी 1 मिलियन लेकर वो यहाँ से जा सकता है बिना कुछ कहे। वकीलों ने पहले ही एक सूटकेस में $1 मिलियन रखे हुए थे। मोंटी ने पूछा कि अगर उसने ये पैसा नहीं लिया तो इसका क्या होगा। तब उसे बताया गया कि ये पैसा उसी लॉ फर्म के पास चला जाएगा। मोंटी कुछ पल रुका लेकिन आखिर में ये चुनौती मान ली। उसे 30 दिन बाद रात के 12 बजे लौट कर आना होगा, एकदम खाली, सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों के साथ। एक नौकरानी जिसका नाम एंजेला है उसके खर्चों पर निगरानी रखेगी ताकि वो झूठ या चालाकी न कर सके। बाहर निकलते वक्त मोंटी ने सिर्फ स्पाइक को बताया कि वो 30 मिलियन का वारिस है और डोनाल्डो को अपना फोटोग्राफर रख लिया। फिर दोनों बैंक में गए ये पक्का करने की पैसा सच में असली तो है ना। मोंटी ने तुरंत 30 मिलियन निकाले कैश में। बैंक का मैनेजर उसे कुछ स्कीम बताने लगा कि सर यहाँ पे पैसे डाल दो, आपका पैसा दुगना हो जाएगा। लेकिन मोंटी ने कहा कि मुझे ऐसा खाता बता जिसमें 1 रुपया ब्याज का ना मिले। इस बात से एंजेला परेशान हो गई क्योंकि उसे असली सच नहीं पता। फिर मोंटी ने गार्ड से पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। फिर उसे ज्यादा पैसे देकर अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। आखिर में मोंटी ने पूरी सिक्योरिटी टीम को ही नौकरी पर रख लिया ताकि वो उसके साथ चलते रहें, क्योंकि अब वो हर जगह बहुत सारे पैसे लेकर घूम रहा था। स्पाइक परेशान हो गया कि उसका दोस्त इतनी लापरवाही से पैसे उड़ा रहा है, लेकिन मोंटी ने उसे तसल्ली दी कि बहुत खतरनाक प्लान है मेरे पास, चिंता मत कर। फिर मोंटी ने चार्ली को कॉल करके बताया कि अब वो पूरी टीम को किराए पर लेने वाला है। वो उन्हें नई यूनिफॉर्म, अच्छी बस और एक बेहतर तनख्वाह भी दिलाएगा। चार्ली ने उसे झूठ समझकर फोन काट दिया। इसके बाद मोंटी ने एक अनजान टैक्सी को रोका और ड्राइवर को कहा कि 1 महीने के लिए तू मेरा पर्सनल ड्राइवर, ठीक है। एंजेला ने तुरंत कहा कि इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम पूरी लिमोजिन गाड़ियों का ढेर ले सकते हो। ये सुनकर मोंटी ने ड्राइवर से कहा कि तुम जाओ और बहुत सारी लिमोजिन लेकर आओ, ठीक है। इतने में भीड़ जमा हो गई जो मोंटी और उसके ग्रुप को देख रही थी, तो मोंटी ने सबको लंच पर बुला लिया। सब एक शानदार रेस्टोरेंट में गए और वहां उसने सबसे महंगी शराब मंगवाई। साथ ही मोंटी ने वहां गाना बजा रहे म्यूजिशियन से कहा कि ढंग का बजाओ कुछ, ये क्या बजा रहे हो, मातम पे आया हूँ क्या मैं। खाने के दौरान मोंटी लगातार एंजेला से फ्लर्ट कर रहा था। एंजेला ने बताया कि मेरी सगाई हो चुकी है, मेरा फियांसे है। उसका फियांसे एक वकील है जो चैरिटी और समाज सेवा में काफी समय लगाता था। इसी वजह से वो एंजेला को ज्यादा वक्त नहीं देता। मोंटी ने मजाक में कहा कि उसे भी बुला लो, वो जितना टाइम यहाँ होगा उसके जितने पैसे बनते होंगे वो भी दे दूंगा। एंजेला ने उसे रोका और कहा कि तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते। शहर में खबर फैल गई कि एक अजीब सा मिलियनेयर इधर उधर पैसे उड़ा रहा है। जब मोंटी होटल पहुंचा तो रिपोर्टर्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। मोंटी ने उन्हें बताया कि मैं बहुत से लोगों को नौकरी देने वाला हूं, और साथ ही उसने स्पाइक को अपनी नई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कर दी। होटल के अंदर मैनेजर ने पहले तो मना कर दिया कि सबसे ऊपर के 2 फ्लोर पहले से ही रिजर्व्ड हैं, लेकिन मोंटी ने तुरंत कहा कि मैं 10 गुना पैसे दूंगा, मगर मुझे वो चाहिए। इसके बाद मैनेजर तुरंत मान गया। अब पूरा ग्रुप आलीशान कमरों में चला गया और मोंटी और स्पाइक ने नए सूट किराए पर ले लिए। शाम को एंजेला का फियांसे वॉरेन उसे लेने आया। मोंटी ने तुरंत मौका पकड़कर उसकी एक चैरिटी में पैसे दान कर दिए। वॉरेन को कमरे में रखे हुए एंटीक पीसेस और फर्नीचर बहुत अच्छा लगा और वो इस बारे में काफी कुछ जानता था, तो ज्ञान फैलने लगा। जिस पर मोंटी ने खुश होकर कहा कि आज से तू मेरा पर्सनल डेकोरेटर, और तनख्वाह भी इतनी दूंगा कि सारी उम्र काला कोट पहन के भी नहीं कमा पाएगा। वॉरेन बिना सोचे तुरंत मान गया। एंजेला हैरान हो गई कि उसका मंगेतर इतनी आसानी से पैसों के लिए बिक गया। अगली सुबह वॉरेन अपने लॉ फर्म वाले बॉसेस के पास गया और उनसे कहा कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। उसके बॉस मान गए, लेकिन बदले में वॉरेन को अपना जासूस बना लिया ताकि वो मोंटी के हर एक कदम की रिपोर्ट कर सके। उन्होंने कहा कि एंजेला को भी ये बात मत बताना। इसी बीच मोंटी अपने दफ्तर को लोगों से भर रहा था। धड़ाधड़ नौकरियां मिल रही थी। वो बेकार से बेकार लोगों को भी काम पर रख रहा था, क्योंकि भाई को तो बस पैसे उड़ाने थे। उधर वॉरेन ने अपनी पिछली बीवी मैरिलिन को बुलाया, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वॉरेन ने उसी की बातों को मोंटी के सामने बका था, लेकिन ये बात एंजेला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोंटी ने एंजेला का ध्यान खींचने के लिए गलत जगह उसे छेड़ा। वॉरेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलकर पेंट की बाल्टियों में गिर गया। मैरिलिन अपने ढेर सारे आइडियाज बता रही थी, लेकिन मोंटी ने उसे सीधा कहा कि जो आइडिया है ना तुम्हारे पास वो कर दो, पैसों की चिंता मत करना, बहुत है मेरे पे। जल्द ही लोग अपने अतरंगी आइडियाज के साथ मोंटी से फंडिंग लेने पहुंच गए। एक आदमी ने उससे कहा कि मुझे 3 मिलियन दो ताकि मैं नॉर्थ पोल से एक बर्फ का पहाड़ अफ्रीका ले जाऊं, इससे वहां लोगों को साफ पानी मिल जाएगा। स्पाइक और एंजेला मोंटी को रोकना चाहते थे कि ये तो कितना बेवकूफी वाला आइडिया है, लेकिन मोंटी ने उनकी बातों को इग्नोर करके उसे पैसा दे भी दिया। साथ ही मोंटी ने एक आदमी को काम पर रखा ताकि वो 5% पैसा जो वो सट्टे पर लगा सकता है उसे घोड़ों
करोड़ों के ऊपर शर्त लगाने में इस्तेमाल करे। इसके बाद मॉन्टी ने चार्ली को फोन पर बताया कि हम सबसे बड़ी टीम के साथ मुकाबला करेंगे, उसके लिए मैं पैसा दूंगा। उसने अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को जल्द से जल्द लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया। स्टेडियम के बाहर मॉन्टी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, पूरी वेलकम पार्टी के साथ, और उसे खुशी हुई जब उसने देखा कि सबने नए यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। उसने सबके लिए महंगे पेंट हाउसेस भी रेंट कर दिए। वकीलों ने ये सब देखा तो वो सोच में पड़ गए कि उन्होंने उसे कम समझने की गलती कर दी। बाद में मॉन्टी ने खुद भी यूनिफॉर्म पहनी और अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने लगा। जल्द ही उस बड़े मैच की घोषणा की गई। फिर स्पाइक और एंजेला एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर आए ताकि वो मॉन्टी को समझा सके कि पैसों को समझदारी से कैसे खर्च करते हैं। लेकिन मॉन्टी ने उसे कमीशन की बजाय सैलरी पर रखा। साथ ही उसने पूरा प्लान बनाया कि कैसे इसकी एक बात भी नहीं माननी। उधर स्पाइक और मॉन्टी दिमाग शांत करने के लिए बेसबॉल खेलने लगे और स्पाइक ने मौका मिलते ही मॉन्टी से कहा कि उसे गहनों या स्टैम्प्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर मॉन्टी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो स्टैम्प्स की दुकान में गया और आज तक की सबसे महंगी स्टैम्प खरीद ली। अगले दिन वकीलों ने न्यूज में देखा और वो हंसने लगे कि मॉन्टी ने एक स्टैम्प खरीद ली है, ये तो एक एसेट हो गया, इसकी कीमत घटेगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें मॉन्टी का एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने वही हद से ज्यादा महंगी स्टैम्प पोस्ट कार्ड भेजने में इस्तेमाल कर दी थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि ऐसे तो ये जीत जाएगा, तो अब उन्होंने सोचा कि वॉरेन को पूरी सच्चाई बता देते हैं ताकि वो जानबूझकर एंजेला की अकाउंटिंग में कुछ गलती कर दे। उन्होंने वादा भी किया कि अगर सारा पैसा मॉन्टी को ना मिलकर हमें मिल गया तो तुम्हें भी पैसों में नहला देंगे, समझे। बाद में मॉन्टी ने न्यूज देखी तो पता चला कि आइसबर्ग कंपनी के शेयर्स 10 गुना बढ़ चुके हैं उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से। नए पैसों का क्या किया जाए ये सोचकर मॉन्टी ने कहा कि सारे स्टॉक्स बेच दो। जल्द ही ये भी पता चला कि उसने जिस आदमी को अपने पैसे दिए थे घोड़ों पर लगाने के लिए, वो भी अपनी सारी शर्तें जीत चुका है। मॉन्टी घबरा गया और उसने एंजेला से कहा कि सारा पैसा चैरिटी में दान कर दो। उधर मैरीलिन ने अपना डेकोरेशन खत्म किया। उसने कमरे में पहले ही बहुत सी चीजें ऐड कर दी थी, लेकिन मॉन्टी ने कहा कि इतने पैसे नहीं और ज्यादा खर्च करो। उधर वॉरेन अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि जब एंजेला से मॉन्टी ने खाने के लिए पूछा तो वो मान गई। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आप इतना ज्यादा पैसा दान कर रहे हैं। जब दोनों निकलने वाले थे तब एक आदमी ने गलती से उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मॉन्टी ने फैसला किया कि फिर भी इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि वो उसके इलाज का खर्चा भी खुद दे सके। जब उस आदमी को समझ आया कि ये कौन है तो उसने दिखाया कि मुझे तो एक्सीडेंट में बहुत चोट लगी है, और मॉन्टी ने उसे मुआवजे के तौर पर बहुत सारे पैसे दे दिए। इससे एंजेला घबरा गई और वहीं खड़ी मॉन्टी पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम इतने सारे पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। वॉरेन खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था और मैरिलिन ने उससे कहा कि तुम इसे पसंद कर रहे हो मुझे छोड़कर, ये तो तुम्हारे बॉस के साथ लगी हुई है, इसका कुछ चल रहा है, ठीक है, वरना ऐसे थोड़ी डांट सकती है अपने बॉस को। रात के खाने पर रेस्टोरेंट में वॉरेन ने एंजेला से कहा कि तुम्हारी मॉन्टी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ रही, मुझे शक हो रहा है तुम्हारे बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। इस बात से एंजेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। उधर खबरों में एक रिपोर्टर ने बताया कि मॉन्टी ने एक ऑक्शन हाउस से 114 साल पुरानी शराब के 5 डिब्बे कैश में खरीदे हैं। उसने बोतलें खोली और सबको वो महंगी शराब पिला दी। थोड़ी देर बाद स्पाइक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ वहाँ आया। उन्होंने मॉन्टी से छुपकर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी जिससे उन्होंने $10 मिलियन कमा लिए हैं। ये सुनते ही तो मानो मॉन्टी को सांप सूंघ गया और बाकी सब सोच में पड़ गई कि आदमी पागल है क्या, पैसे मिलते हैं तो दुखी हो जाता है, जब खर्च होते हैं तो खुश। तभी वॉरेन वहाँ आया और कहने लगा कि मुझे फर्नीचर किराए पर लेने के लिए $20,000 चाहिए। मॉन्टी ने पैसे दिए और सबको बाहर भेज दिया ताकि वो कुछ पलों के लिए अकेला रह सके। जब मॉन्टी ने टीवी चालू किया तो पता चला कि मेयर अपने अगले चुनाव के लिए बहुत सारे पैसे उड़ा रहा है। मॉन्टी ने सोचा कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, अपना सारा पैसा कैंपेन में खर्च कर दूंगा। एंजेला को लगा कि आदमी कितना अच्छा है, इतने पैसे हैं इसके पास फिर भी पॉलिटिक्स में उतर रहा है ताकि लोगों की मदद कर सके। वाह। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉन्टी ने रिपोर्टर्स से कहा कि लोगों को किसी को भी वोट नहीं करना चाहिए, खुद उसको भी नहीं। उसने कहा कि सारे कैंडिडेट जो
दो रैंक नंबर के, और कोई बेवकूफ ही होगा जो उन्हें वोट करेगा। उसने अपनी ये एड पूरे देश में चला दी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो, और अगर न्यूयॉर्क के लोग बाहर कहीं घूमने भी गए हैं तो भी वो ये देख सकें। अब ये बात तो सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं। उनके बीच में एक ऐसे ईमानदार आदमी को देखकर जो सबके सामने सब कुछ साफ साफ बोल रहा है, लोग बहुत इम्प्रेस हो गए और वो बहुत जल्द लोगों के बीच फेमस होने लगा। एंजेला अकाउंटिंग संभालते हुए बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि पैसे अब पूरी तरह खत्म होने वाले थे। मेयर के इलेक्शन के लिए जो बाकी दो कैंडिडेट खड़े थे वो एक साथ आ गए। अब इलेक्शन में जो बाकी लोग खड़े थे उन्होंने सोचा कि हमारे बारे में टीवी पर बकवास कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने मॉन्टी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया, जिसके बाद मॉन्टी ने खुशी से $4 मिलियन जुर्माने के तौर पर भर दिए। आखिरकार उस बड़े मैच का दिन आ ही गया और मॉन्टी ने अपनी टीम से कहा कि आज ही मौका है, हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम उतने भी नल्ले नहीं है जितना लोग हमें समझते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक ट्रेन मैदान से गुजरी जिसमें मॉन्टी ने अपने इलेक्शन के बहुत सारे एड्स लगा रखे थे। मॉन्टी ने सबसे पहले बॉल फेंकी और साथ ही पहले बंदे को आउट भी कर दिया। जब दूसरा बैटर आया तो स्पाइक उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तेरी बीवी खुश नहीं है तुझसे, मेरे पास आके बता रही थी सब कुछ। इस बात से वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया और लड़ाई बहुत गंदी होने वाली थी, इसलिए उसे मैदान से निकाल दिया गया। तभी वॉरेन फर्नीचर की दुकान पर गया और जितनी चीजें उसने किराए पर ली थी सारी वापस कर दी, जिससे उसे डिपॉजिट के पैसे मिल गए। अपनी हार रही टीम से फ्रस्ट्रेट होकर मॉन्टी चेंजिंग रूम में चला गया। वहाँ विल ऑफिसर उसके पास आया और कहा कि अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो उससे जो सैलरी मिलेगी वो भी तुम्हारी संपत्ति मानी जाएगी। गेम के आखिर में दूसरी टीम जीत गई। अब मॉन्टी सोच रहा था कि आखिर मैं इलेक्शन कैसे हारूं। मॉन्टी ने उन्हें बधाई देने के लिए एक भाषण दिया। उसने कहा कि अगर पैसा हो तो वोट तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी सिर्फ मेहनत से बनता है। इसके बाद मॉन्टी ने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि उसने वैसे भी जीतने की उम्मीद नहीं रखी थी। अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ भी बचा है उसे आखिरी पार्टी में लगा दो और पार्टी में जितने हो सके उतने लोगों को बुला लो। रात को जब एंजेला ने हिसाब किताब बंद किया तो बैलेंस एकदम 0 था। मॉन्टी उसे पार्टी के लिए लेने आया पर एंजेला ने मना कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी कि मॉन्टी ने इतने सारे पैसे ऐसी चीजों पर बर्बाद कर दिए जो मायने ही नहीं रखती। वो गुस्से में चिल्लाती हुई निकल गई और मॉन्टी का आई लव यू नहीं सुन पाई। मॉन्टी उससे बहुत प्यार करने लगा था। पार्टी में स्पाइक के गार्ड ने डोनाल्डो की जेबें चेक की तो पता चला कि वो पैसे चुरा रहा था। मॉन्टी के लिए काम करने वाले सभी लोग बहुत उदास थे कि उनका बॉस बिल्कुल कंगाल हो गया है। अब वो सभी लोग अपने पैसे जोड़कर उसकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि उसने भी तो जरूरत के समय पर उन्हें फटाक से नौकरी दे दी थी। पर मॉन्टी ने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के पैसे नहीं ले सकता। अगली सुबह जब मॉन्टी की नींद खुली तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। होटल मैनेजर उसे याद दिलाने आया कि चेकआउट का समय हो गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उसकी किराए पर ली हुई चीजों को वापस ले जा रहे हैं जो उसने 1 महीने के लिए ली थी। मॉन्टी ने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनी और वो कमरा देखा जो मैरिलिन ने पूरा किया था। उसे वो पसंद आया, लेकिन फिर सारी किराए की चीजें वापस ले ली गई। बाहर जाते वक्त गार्ड ने मॉन्टी को बताया कि मैंने सर किसी को भी वोट नहीं दिया, जैसा कि आपने कहा था। उस रात पूरे शहर को झटका लगा जब पता चला कि इलेक्शन में कोई भी नहीं जीता, क्योंकि सब ने मॉन्टी की बात मान ली थी। अब 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मॉन्टी तुरंत लॉयर के ऑफिस की तरफ भागा। लिफ्ट में उसे वॉरेन मिला जिसने कहा कि सर आपके ये पैसे मेरे पास रह गए थे, वो फर्नीचर वालों ने सिक्योरिटी वापस दी थी। गुस्से में चीखते हुए मॉन्टी ने लॉयर्स से कहा कि मैं हार गया। साथ ही वो पेपर्स पर साइन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार था, जिससे वो सारा पैसा लॉ फर्म को मिल जाएगा। अब तो एंजेला गुस्से में ऑफिस के अंदर चली गई और सबके सामने पूरी पोल खोल दी। उसने वॉरेन को धोखाधड़ी के लिए थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मॉन्टी ने उसे रोक दिया। मॉन्टी ने कहा मैं मारूंगा इसे, और फिर वॉरेन को मुक्का दे मारा। वॉरेन ने कहा कि सबके आगे मेरे ऊपर हाथ उठाया, केस करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। तो मॉन्टी ने एंजेला से कहा कि तुम मेरी लॉयर बन जाओ। उसने एंजेला को वॉरेन के दिए हुए पैसे पकड़ा दिए और कहा कि आज से तुम मेरी वकील। घड़ी में जैसे ही 12 बजे एंजेला ने तुरंत अपनी सर्विस की रिसिप्ट बना दी, जिससे आखिरी मिनट पर मॉन्टी का बैंक बैलेंस एकदम खाली हो गया। फैसला सुनाया गया कि मॉन्टी चैलेंज जीत चुका है और उसे अब विरासत का पूरा पैसा मिलेगा। साथ ही लॉयर्स के फ्रॉड की भी जांच की जाएगी। मॉन्टी ने अपनी जीत का जश्न मनाया और एंजेला के साथ एक नई